नमस्कार। ये बात शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगी कि भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में से एक था जिसने परिवार नियोजन को एक नेशनल प्रोग्राम का दर्जा दिया। तो आज हम इसी बहुत जरूरी टॉपिक यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जरा गहराई से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये सिर्फ एक पर्सनल मैटर न होकर एक नेशनल प्रायोरिटी क्यों है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का असल मतलब क्या है। फिर उस बड़ी चुनौती को देखेंगे जिसने भारत को बड़े कदम उठाने पर मजबूर किया। और आखिर में उन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो आज भी हमारे समाज को शेप दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होती है तो क्या इसका मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहना है? नहीं, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी परिभाषा इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक नहीं बांधता। WHO के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, यानी हर तरह से, हर पहलू में पूरी तरह से ठीक महसूस करना। ये एक, आप कह सकते हैं, 360 डिग्री व्यू है। और ये जानना वाकई काफी दिलचस्प है कि एक देश के तौर पर भारत इस सामाजिक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में दशकों से, मतलब बहुत पहले से ही आगे रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतने बड़ी नेशनल प्रायोरिटी बनी ही क्यों? मतलब इन बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के पीछे की असली वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक विस्फोट, और ये विस्फोट था आबादी का। पिछली सदी में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी बेतहाशा बढ़ी कि दुनिया भर की सरकारों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अगर हम आंकड़ों से इस कहानी को समझें तो साल 1900 में पूरी दुनिया की आबादी करीब करीब 2 अरब थी। और फिर क्या हुआ? सिर्फ 100 साल के अंदर बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से 2011 आते आते यही आंकड़ा 7.2 अरब के भी पार चला गया। मतलब जबरदस्त उछाल। और जाहिर है भारत में भी यही ट्रेंड देखा। यहाँ की आबादी भी 1.2 अरब से ज्यादा हो गई, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज थे उन पे बहुत बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। अच्छा, तो अब इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक पूरी टूल किट बनाई गई। तो चलिए देखते हैं कि इस परिवार नियोजन की टूल किट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज थीं। तो इन तरीकों को ना कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे कुछ तो बिल्कुल नेचुरल या ट्रेडिशनल तरीके हैं, फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, आईओडीज हैं, और यहाँ तक कि सर्जिकल तरीके भी हैं। और हर तरीका एक अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। इनमें सबसे सीधा साधा कॉन्सेप्ट है बैरियर मेथड का, जिसका काम है एक फिजिकल रुकावट या दीवार खड़ी करना। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कंडोम्स। और इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकते, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI से भी बचाते हैं। मतलब एक साथ 2 फायदे। अब बात करते हैं एक और तरीके की जो भारत में काफी इस्तेमाल होता है। ये हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जिन्हें शॉर्ट में IUDs कहते हैं। ये छोटे से डिवाइस होते हैं जिन्हें डॉक्टर यूट्रस में लगाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, कुछ तो कॉपर टी यानी CUT की तरह होते हैं जो कॉपर रिलीज करके स्पर्म के मूवमेंट को धीमा कर देते हैं, और कुछ दूसरे हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए अनफिट हो जाता है। और अगर किसी को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स के लिए सर्जिकल तरीके भी मौजूद हैं। महिलाओं के लिए जो प्रोसीजर है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग आगे न जा पाए। पुरुषों के लिए जो इसी तरह की प्रक्रिया होती है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, और ये दोनों ही गर्भनिरोध के बिल्कुल पक्के तरीके हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि तब क्या होता है जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फेल हो जाएं या फिर प्रेगनेंसी को जारी रखना मुमकिन ना हो। यहीं पर रोल आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP का, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स और कानूनी तौर पर रेगुलेटेड टॉपिक है। भारत सरकार ने 1971 में MTP को लीगल किया था, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकने और सेफ्टी को पक्का करने के लिए 2017 में इसे कुछ सख्त शर्तों के साथ अपडेट भी किया गया। इस कानून में सेफ्टी पर खास जोर है। माना जाता है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी करीब 12 हफ्तों तक ये प्रोसीजर सबसे ज्यादा सेफ होता है, और इसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक और बहुत जरूरी हिस्से की, और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI से बचाव। इन इन्फेक्शंस में कई तरह की बीमारियां आती हैं,
और एक ज़रूरी बात यह है कि इनमें से कुछ जैसे कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही नहीं बल्कि इन्फेक्टेड सुइयों के इस्तेमाल से भी फैल सकते हैं। तो अब सवाल है कि इन सारी कोशिशों का आखिर नतीजा क्या निकला, और इसकी कामयाबी हमें साफ साफ दिखती है। जैसे माँ और बच्चे की मृत्यु दर में कमी आई, छोटे परिवारों का चलन बढ़ा और एसटीआईज का पहले से बेहतर तरीके से पता लगने लगा और इलाज होने लगा। ये सब एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ बढ़ते कदम दिखाते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी और आगे बढ़ेगी और विकसित होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हमारे अप्रोच में और क्या-क्या बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी और कौन सी नई चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं।